क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले एक इंसुलेटेड कॉपर वायर और ये दूसरा इंसुलेटेड कॉपर वायर, एक को कह देते हैं ए, दूसरे को कह देते हैं बी। उनके केंद्रों के बीच की दूरी, द सेपरेशन of the spheres A and B, let's say R is equal to 57। SI सिस्टम में R is equal to 0.5 मीटर कर देता हूँ, 0.5 मीटर। दोनों पर पृथक पृथक आवेश, इस पर आवेश Q, इस पर आवेश Q, इस पर सेपरेट आवेश, इस पर सेपरेट आवेश। इसको Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू भी Q। चलिए Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q, और गिवन है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलर। इनके बीच प्रतिकर्षण बल पूछा है। प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यूज पुट कर दीजिए। और ये कह रहा है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में इनका इस डिस्टेंस की कंपेरिजन में ये जो रेडियस है इन स्फीयर्स की, ये नेग्लिजिबल है। आ जाइए, रख दीजिए मान, पुट कर दीजिए। 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 6.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Q2 भी 6.5 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R² मीन्स 0.5 का स्क्वायर। ये हो गया भाई 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर है। पावर्स को अलग कर दीजिए। 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7। 0.5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 0.5 से इसको कर दीजिए, तो ये आ जाएगा पॉइंट तो हो गए 9, 13 पंचे 65, 13 इंटू 13 इंटू 10 की पावर -7 -14 और +9 मीन्स -5। इतना आ गया भाई। मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया 9 इंटू 13 स्क्वायर है, 13 इंटू 13 169 इंटू 10 की पावर -5। दिस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है हमारा कितना, 9 9 81, 9 6 54, 9 1 9 5 14 15, 1521 इंटू 10 की पावर -5। ये न्यूटन आ गया भाई।
या इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, F इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स, ये 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये देखिए यहां से पॉइंट 1 2 3 प्लेस शिफ्ट करिए टुवर्ड्स लेफ्ट, 1.521 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ तो बच जाएगा कितना 1.2521 इंटू 10⁻² न्यूटन। आगे बढ़िए, इसी क्वेश्चन का पार्ट बी कह रहा है क्या, यदि प्रत्येक गोले में, ये गोले थे हमारे पास, देखो इसका पार्ट बी सुनिएगा, सिंपल वे से करेंगे हम इसको। टू स्पीयर्स से इंसुलेटेड कॉपर स्पीयर्स थे, इस पर चार्ज Q1 इज इक्वल टू Q था, इस पर चार्ज Q2 इज इक्वल टू Q था, वो गिवन है 6.25 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इनके बीच का सेपरेशन था हमारे पास R भी गिवन था, गिवन है क्या, R इज इक्वल टू था 0.5 मीटर एंड Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये सब दिया है। अब क्या कंडीशन कह रहा है, इफ द चार्ज ऑन ईच स्पेयर डबल्ड, बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्पेयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट, जो ये चार्ज है इसका डबल कर दिया जाए, Q1 इज इक्वल टू 2Q, Q2 इज इक्वल टू 2Q, तब नेट फोर्स कितना हो जाएगा कह रहा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखो सेम चार्ज है, ये दोनों स्पीयर्स पर सेम चार्ज है, उसका नेचर नहीं दिया, तो दोनों पर पॉजिटिव है या दोनों पर नेगेटिव है, तो नया फोर्स तब कितना हो गया, इफ, यदि, क्या कंडीशन दे दी, बी पार्ट इसका, Q1 इज इक्वल 2Q तथा Q2 इज इक्वल टू, Q की वैल्यू बाद में पुट करेंगे, देन तो इनके बीच देन द फोर्स बिटवीन टू स्पीयर्स पर कितना, F इज इक्वल टू, F का मतलब F इज इक्वल 1/4 पाई Q1 डैश कह देता हूं मैं, इसको Q1 डैश कर देता हूं, इसको Q2 डैश कर देता हूं। पहले तो Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q। अब चार्ज हमने डबल्ड कर दिया, पहले वाले पर Q1 डैश मान लिया इज इक्वल टू 2Q, दूसरे पे Q2 डैश मान लिया इज इक्वल टू 2Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, R तो वही है, सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा एक मिनट, अभी मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश मीन्स 2Q, Q2 डैश मीन्स 2Q अपॉन R स्क्वायर। तो F, इसको डैश कह देता हूं, F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू 4। अब देखिए
इनिशियली फोर्स था, ये देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब था कितना, 1/4πε0 Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज F. इनिशियली F है 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. अब यहां देखिए F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये तो है F इंटू 4 टाइम्स बढ़ गया भाई. अतः F डैश बराबर F डैश इज इक्वल टू 4F. दो स्पेयर्स थे, बस मतलब सिंपल तरीके से आप कर रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे, अभी रख देंगे मान. दो स्पेयर्स हैं जिन पर चार्जेस थे Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू Q, सेम थे, उनके बीच की डिस्टेंस थी R, सेम नेचर का साइज था, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था. कितना ये फोर्स ऑफ रिपल्सन था, कितना ये था हमारा F इनिशियली 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लग रहा था. नंबर 1. अब हमने इसको, इसके चार्ज को भी डबल कर दिया और इसके चार्ज को भी डबल कर दिया दूसरी कंडीशन पे. तब फोर्स कितना आ गया, F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया, 4 गुना. इन दोनों को देखेंगे तो F डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 4F आया कि नहीं. मतलब दोनों को दुगुना आवेशित कर, दुगुने आवेश से आवेशित कर दे तो उनके बीच लगने वाला बल भी 4 टाइम्स होगा, परंतु फोर्स का नेचर क्या होगा, सेम. यदि पहले प्रतिकर्षण लग रहा था अब भी प्रतिकर्षण ही लगेगा. पहले रिपल्सन का हो था नहीं, वो अट्रैक्शन था तो अब भी, परंतु रिपल्सन का है. अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू पहले का फोर्स हमने निकाला है 1.52 इंटू 10 की पावर -2. तो 4 1 या 4, 4 2 या 8, 4 5 या 20, 4 एकम 4 और 6.084 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन. अब इतना फोर्स लग जाएगा भाई, 4 टाइम्स हो गया. ये आपका सॉल्यूशन आ गया. क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं भैया. क्वेश्चन नंबर 13. आइए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है, देखिए. मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है. इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले एक गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले B के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही दूर हटा दिया जाता है. अब A व B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा. ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन भाई. वही क्वेश्चन 12 था. 2 इक्वल साइज के गोले मानिए कह रहा है. ए एंड बी को समझिएगा पहले. क्वेश्चन नंबर 12 था पहले. इनका रेडियस इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है. ये डिस्टेंस होगी R. इस पर चार्ज था Q1 इज इक्वल टू Q. इस पर भी चार्ज Q2 इज इक्वल टू Q.
ये चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू ये है Q माना है हमने 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और इनके बीच का सेपरेशन R इज इक्वल टू है 50 सेंटीमीटर, मीन्स 0.5 मीटर। ये गिवन था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक ऐसा ही सिमिलर मतलब थर्ड स्फीयर सी, ये ए था, ये बी था। सिमिलर थर्ड स्फीयर को फर्स्टली किसको ए के कांटेक्ट में लाते हैं। पहले किसके कांटेक्ट में लाते हैं? ए के कांटेक्ट में। ठीक है, पहले ए गोले से संपर्क करता है। देखिए फर्स्ट कंडीशन में देखो, सी गोले को, मैं एक लाइन लिख, सी गोले को, सी पर कोई चार्ज नहीं है भाई, अनचार्जड है वो अभी तक। ये इस पर Q3 इज इक्वल टू 0 है भाई। ठीक है, सी गोले को ए के से संपर्कित करने पर प्रत्येक में चार्ज में आवेश, ईच स्पेयर कंटेन चार्ज। ये अनावेशित स्पेयर है जिसपे चार्ज कुछ नहीं है, उसको पहले इससे छुआते हैं, इसके कांटेक्ट में रखते हैं, तो चार्ज क्या होएगा? ये Q था, Q1 का मतलब Q, ये इसमें से आधा किस चले जाएगा? C पे, और आधा किस पे रहेगा? A पे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रत्येक में आवेश की मात्रा Q1 डैश इज इक्वल टू Q3 डैश इज इक्वल टू हाफ Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, आधा आधा बढ़ जाएगा। Q1 कितना है? Q3 कितना है? 0, Q/2। Q/, ये फर्स्ट कंडीशन होगी भाई। अब क्या करा? अब इस पे Q3 डैश आ गया Q/2। अब इस गोले को, ये फर्स्ट कंडीशन है, अब इस गोले C को इसके बाद किससे छुआया? C से। अब देखिए, अब गोले C को B से स्पर्श कराने पर संपर्कित कर देंगे उससे प्रत्येक में आवेश, प्रत्येक में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। देखिएगा, प्रत्येक का मतलब B एंड C। B में रह गई पहले कितनी थी? Q2, अब Q2 डैश, Q2 डैश हो जाएगी। Q2 डैश बराबर Q2 प्लस Q3 डैश हो गया था उसमें, क्योंकि पहले इसको A से छुआ लिया है, इतना आवेश आ गया है कि Q2 डैश बराबर Q2 प्लस Q3 डैश अपॉन
ये तो इस पे आ गया बी पे। सी पर कितना आएगा? ठीक है, सही। सी पर कितना है? बी पर तो आवेश आ गया Q2 डैश। अब प्रत्येक पर आवेश की मात्रा लिखा हुआ है हमने। बी पर आई इतनी और सी पर आई Q2 प्लस Q3 डैश अपॉन ये भी। इसको Q3 डबल डैश करेंगे। सी पर पहले Q3 डैश था, अब Q3 डबल डैश कर दिया, सेम आई वो मात्रा। अब देखिएगा फिर Q2 डैश इज इक्वल टू Q3 डबल डैश इज इक्वल टू Q2 है हमारे पास Q प्लस Q3 डैश है Q/2, ऊपर निकाला है भाई, ध्यान से देखिएगा, अपॉन तो ये आया 2Q प्लस Q, 3Q बाई 3Q/4 आ गया। अब क्या कह रहा है, फिर से सुनिएगा। पहले गोले सी को ए से संपर्क में कराया, प्रत्येक पर आवेश आया Q/2। उसके बाद सी को अलग करके फिर सी को छुआया बी से, फिर इन दोनों पर प्रत्येक में आवेश की मात्रा आ गई कितना? 3Q/4। 3Q/4 आ गई। Q2 डैश बराबर Q3 डबल डैश बराबर कितना आ गया? 3Q/4। अब क्या करा? ऐसा करने के बाद फिर इस सी को दूर हटा दिया। ये मान लीजिए कि पहले इससे छुआया, फिर इससे छुआया, फिर उसको फेंक दिया, बचेंगे फिर ए और बी ही, परंतु उन पर आवेश ए पर तो है Q1 डैश, बी पर है Q2 डैश। अब उनके बीच पर अब ए व बी के बीच प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण का होगा भाई। बल क्या कर दोगे? F डैश इज इक्वल टू कूलाम से लॉ लगा दो, 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर। आर तो वही है, तो ये आ गया 1/4πε0 Q1 डैश Q/2 Q2 डैश 3Q/2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये 3/4 हो गया भाई। कितना हो गया? 3/4। अब कितना आ जाएगा भाई? ये 3/4 ही तो आ रहा है, 1/2 और सॉरी ये 3/4 है भाई, 3/4। ये गलती हो रही है हमसे। अरे Q1 डैश है Q/2, Q2 डैश है 3Q/4 था। यहां पर गलती हो रही है, 3/8 आ गया। ये मिस्टेक हो रही थी, और ये वैल्यू हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 12 में निकाला है। कितना निकाला था क्वेश्चन नंबर 12? ये देखिए, अब भी निकाला है हमने 1.521 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ गया 1.521 इंटू 10⁻⁻² इंटू 3/8। ये 3 एकम 3 आ गया,
3 दूना 6, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 एके 4 बटा 8 गुणा 10 की घात ऋण। अब देखो डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक इसको यहां शिफ्ट कर लेना, -3 कर लेना। 8 पंचे 40, 8 छः 8 सत्ते 56 गुणा 10 की घात ऋण 3 न्यूटन। इतना आ जाएगा भाई। अब गोलों के बीच कितना बल आ जाएगा? F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5.7 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये नई कंडीशन बन गई। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, जो हमारा चैप्टर था। एक क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, क्या? देखिएगा, ये देखिए, ऐसा क्या हमने पढ़ा था। देखिएगा क्वेश्चन बड़े ध्यान से। कुछ नई चीज आई है इस क्वेश्चन में। एक प्लेट है ये पतली, इस पर प्लस चार्ज है, और एक दूसरी प्लेट है, ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। आगे पढ़ेंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इन प्लेट्स के बीच 3 पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है। दूसरा पार्टिकल नंबर 2 ये कुछ ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है। पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2 एंड एक तीसरा पार्टिकल है भाई, पार्टिकल नंबर ऐसे निकल गया है, पार्टिकल नंबर 3। देखो, ये हमारे लिए नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ रहा है इसमें, क्योंकि अभी हमने पूरा डिटेल अध्ययन नहीं किया। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए। इस चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3 के रास्तों का, पथों को प्रदर्शित किया है। 3 कणों का, तीनों आवेशों के चिन्ह बताइए। ये तो मौखिक है, ये तो आता है आपको। पार्टिकल नंबर 1 कहां को? धन प्लेट की ओर मोड़ रहा है। पार्टिकल नंबर 2 भी कहां की ओर मोड़ रहा है? धन प्लेट की ओर। इसका मतलब इस कण नंबर 1 और कण नंबर 2 पे ऋण आवेश होगा, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण। ये देखिए, तीसरा पार्टिकल कहां को अट्रैक्ट हो रहा है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट। ये तीसरा वाला कण ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इस पर धन आवेश होगा। इस पर धन आवेश, इन दोनों पर ऋण आवेश। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या पूछा है, आगे देखिए। किस कण के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात Q/M अधिकतम होगा? किस कण के लिए आवेश बट्टा द्रव्यमान संहति का अनुपात अधिकतम होगा? ये चीज आपने पढ़ी नहीं। सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इनिशियली जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद फिर गोल्डस्टीन आए, फिर रदरफोर्ड आए। तो वहां पर आवेशित कणों के लिए Q/M निकाला गया। इसको कहते हैं विशिष्ट आवेश।
Q अपॉन M को कहते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यूज जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस वगैरह वगैरह, इनके लिए जब Q अपॉन M निकाला तो इनके मान 2 या 2 से अधिक भी आ सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए Q अपॉन M के मान 3 आते हैं, उसी से समस्थानिकों की खोज हुई। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ऐसे ही ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं, 8O16, 8O17, 18। कार्बन के भी समस्थानिकों के हो तो, परंतु हम इतने लंबे डिस्कस में नहीं जा रहे। देखिए यहां पर 2 प्लेटें हैं, धनावेश और ऋणावेश, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आगे पढ़ेंगे। या हमने जब गाउस की एप्लीकेशन करी थी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2 प्लेट्स के बीच, जब प्लेटें अपोजिट चार्ज से, एक दूसरे के अपोजिट चार्ज से आवेशित हो। तो यहां धन प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर एक समान विद्युत क्षेत्र है। भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर को है, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण जा रहे हैं। तो ये आवेशित कण एक तो ट्रेवल कर रहे हैं एक्स एक्स में और दूसरा ट्रेवल कर रहे हैं वाई एक्स में। ऐसे एक्स और वाई बोथ एक्सेस पे इनका डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये एक्स एक्स में भी चल रहे हैं और ये देखिए थोड़ा थोड़ा वाई की तरफ भी शिफ्ट हुआ कि नहीं, ऐसे ये ज्यादा शिफ्ट हुआ। जिस पार्टिकल के लिए ये अभिलंब विस्थापन, मतलब वाई एक्स का हॉरिजेंटल वाला छोड़िए, समांतर वाला, ऊर्ध्व वाला विस्थापन जिस पार्टिकल के लिए ज्यादा होगा उसके लिए Q अपॉन M का मान ज्यादा होता है। अभी इसको याद रखना क्योंकि एक इक्वेशन निकलती है, उतना लंबा चौड़ा डिस्कस करेंगे तो हम इस वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे। तो Q अपॉन M इस थर्ड पार्टिकल के लिए, Q मैं लिख दे रहा हूं, Q अपॉन M का मान तीसरे कण के लिए अधिक है, लिए अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऊर्ध्व विस्थापन, ऊर्ध्व का मतलब वाई दिशा में, ये वाला विस्थापन, ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। क्योंकि एक इक्वेशन भी निकालते हैं हम, एक इक्वेशन निकालते हैं y के लिए, हमने जो ऊर्ध्व दिशा में विस्थापन हो तो एक इक्वेशन आती है, वो थर्ड के लिए ज्यादा आएगी, इसलिए Q अपॉन M का मान ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई? आप बुक्स में देखिएगा, मैं यहां पर नहीं लिख सकता हूं इतनी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। और इसके साथ एक चीज और लिखा है, यूनिट वेक्टर I न्यूटन पर कूलम। क्या मीनिंग हुआ इसका भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सेस में ऐसे है, ऐसे है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र, आप समझ लीजिए अच्छे से, एक्स एक्सेस में है, एक्स वाई और जेड, दिस इज एक्स एक्सेस,
दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज, डायग्राम में ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस, ऐसे वाई एक्सिस, ऐसे इसके ऊपर को ऐसे जेड ऐसे हुआ है, एक्स वाई और जेड, देखिएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या कह रहा है, इस क्षेत्र में 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर हो गुजरने वाला फ्लक्स। एक वर्ग दिया है, वर्ग, ये ऐसा वर्ग है भाई, इसकी साइड है, चलिए x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 10 सेमी, 10 सेमी का मतलब 0.1 मीटर। इसका एरिया आ गया भाई, वर्ग का क्षेत्रफल लिख लोगे, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल A बराबर भुजा का वर्ग 0.1 मीटर का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। 10 सेमी भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के लंबवत हो। क्या मतलब, ये देखिए, मैं ये इसको स्क्वायर मानिए आप, ये स्क्वायर है भाई, ये देखिए स्क्वायर है, ये इसका तल हुआ है। यदि मैं इसको इसके समांतर रख दूं तो कैसे पड़ा है, एक्स और वाई में पड़ा है, एक्स और वाई में पड़ा है, ठीक है, यही तो हुआ भाई। यदि मैं ऐसे रख दूंगा, ऐसे खड़ा, तो इसका ये देखिएगा, ये एक्स और जेड में पड़ा है। तब यदि मैं ऐसे रख दूंगा तो तब वाई और जेड में पड़ा है। क्या सबकी बात समझ में होगी, ऐसे पड़ा है, कह रहा है वाई जेड में पड़ा है, वाई और जेड ऐसे पड़ा है वर्ग का तल। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है भाई, इसका तल ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। तो क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होगी, यह क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर को ही हुआ और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही को हुआ। तब विद्युत फ्लक्स तल से गुजरने वाला वर्ग के तल से गुजरने वाला फ्लक्स जब उसका तल कैसे पड़ा था, क्या बोल रहा था ये क्वेश्चन, YZ के समांतर हो, YZ अक्ष के समांतर हो, तो फाई इज इक्वल टू क्या कर दोगे, वेक्टर ए कॉस थीटा। YZ के समांतर का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90। किसके बीच का एंगल है थीटा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच है। अभी मैंने समझाया, विद्युत क्षेत्र एक्स एक्स में है और तल पड़ा है YZ के समांतर, का मतलब इस तल का क्षेत्रफल वेक्टर भी एक्स एक्स में ही आएगा, 0। तो सोफा इज इक्वल टू E 3 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया 10 की पावर -2 कॉस, थीटा 90 लिख दिया मैंने, थीटा 0, अरे 90 नहीं भाई, कितना थीटा बराबर 0, अरे पैरेलल है, क्षेत्रफल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तब ये आ गया 30।
30 आया क्या? बुक में आंसर देखिएगा, बुक में आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर ऊपर नीचे हो रहे हैं भाई, गलत होंगे मुझे लगता है, चेक कर लीजिए। यही आंसर आया। इतना फ्लक्स का यूनिट होता है ये देखिए, न्यूटन मीटर वर्ग पर कूलम। कितना आएगा? 30 न्यूटन मीटर वर्ग पर कूलम। दूसरे में आइए भाई, दूसरे में इसका एक पार्ट और है, पार्ट बी। इसका एक पार्ट बी क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। पार्ट बी, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स एक्स से 60 अंश का कोण है। पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर समझिएगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 60, मैंने थीटा इज इक्वल टू 60 क्यों लिखा समझिएगा। तो फाइव इज इक्वल ये cos 60 कर दोगे तो फाइव इज इक्वल टू ये हमने 30 निकाला है अभी, cos 60 का मान होता है हाफ, तो 15 आ गया, आधा रह गया भाई फ्लक्स। अब समझिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए ये देखिएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर ऐसे पड़ा था भाई क्वेश्चन में, आइए स्क्वायर ऐसे पड़ा है। क्षेत्रफल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में थे, थीटा इज इक्वल टू 0 था पहला वाला। ये अभिलंब भी ऐसे ही हुआ है। ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस पे, प्लेन पे नॉर्मल कैसे पड़ा हुआ, इस तल पर खींचा गया अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा में पड़ा हुआ है। अब इसको ये अभिलंब ये देखिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा से घूम गया। विद्युत क्षेत्र ऐसे था, अभिलंब भी ऐसे था। अभिलंब घूमा घूमा कितना घूमा 60, तब विद्युत क्षेत्र तो रहा ये, और क्षेत्रफल वेक्टर, अरे अभिलंबवत होता है ना क्षेत्रफल वेक्टर, तो क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बना 60। फिर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। ऐसे था, अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा से अभिलंब को घुमा दिया 60, तो अभिलंब हो गया ऐसे और विद्युत क्षेत्र हो गया ऐसे, उनके बीच का कोण 60। तो फ्लक्स कितना रह जाएगा भाई, इससे निकाल लोगे कितना, फाइव इक्वल टू ये कॉस थीटा से आ जाएगा जस्ट हाफ। ऐसे ही आप क्वेश्चनों को करते जाएंगे। और आगे मैं बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 15 के ए और बी पार्ट थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन 15 में दिए गए एक विद्युत क्षेत्र का 20 सेमी भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यस्त है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, कितना फ्लक्स गुजरेगा। इसी क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हमने अभी करा। अब इसको थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में मोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाँ एक मिनट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहां पड़ा हुआ है, एक्स एक्सेस में। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, यदि इसको ऐसे समझिएगा,
ये ऐसे समझिएगा, इसको आप क्यूब मान लीजिए, क्यूब। इस क्यूब के, इसको हमने क्यूब को 20 सेमी साइड के किसी क्यूब को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अभिविन्यस्त कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिएगा, इसके 6 तल है भाई, 6, एक इसके नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। पहले ये वाला तल देखिए, ये कैसे पड़ा है, वाई एक्स वाई, एक्स एक्स वाई। इसका क्षेत्रफल वेक्टर ऊपर को, विद्युत क्षेत्र उधर को। ऐसे ही नीचे वाले का क्षेत्रफल वेक्टर नीचे को, विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सेस में। ना इससे फ्लक्स गुजरेगा, ना नीचे वाले से गुजरेगा। अब इधर वाले तल को देखिए, इधर और इधर वाले तल को देखिएगा। इधर वाला तल पड़ा है ये वाई और जेड, वाई जेड, वाई जेड। ये 2 वाई जेड वाले हैं, इधर और इधर वाले, वाई और जेड। ऐसे वाई जेड विद्युत क्षेत्र के लंबवत है भाई। आइए इस तल और इस तल को देखिए, देखिए ये पड़ा हुआ है ये वाई और जेड में। इसका एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0, कॉस 0 1, ई ए। इससे तो फ्लक्स बाहर को जाएगा, इससे देखिए इधर वाले से फ्लक्स इन होएगा, इन। ए इधर को हुआ, इधर वाले सरफेस का इधर को, और ई उधर को, कॉस 180 माइनस ये। इसके द्वारा इससे एसोसिएटेड फ्लक्स माइनस ये, इससे द्वारा प्लस ये, 0। अब बच गए हमारे ये वाले, ये वाला और इधर वाला सरफेस है। इधर वाला देखिए, ये पड़ा है एक्स और जेड में। एक्स जेड के 2 प्लेन है। इसका एरिया वेक्टर उधर को और विद्युत क्षेत्र इधर को, एरिया वेक्टर इधर को। ऐसे 90, विद्युत क्षेत्र इधर को, एरिया वेक्टर इधर को, 90। नो फ्लक्स फ्रॉम एक्स जेड प्लेन। 2 एक्स जेड वालों से कोई फ्लक्स नहीं। ऐसे ये वाला था हमारा एक्स वाई, 2 एक्स वालों से कोई फ्लक्स नहीं, परंतु बचे थे ये वाई और जेड वाले। एक वाई जेड वाले से इन हो रहा है और दूसरे वाई जेड वाले से आउट हो रहा है, तो नेट फ्लक्स 0। क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा, नेट फ्लक्स क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आ जाएगा भाई। मैंने समझाने की कोशिश की, यदि आपकी समझ में आया तो नेट फ्लक्स 0 पास होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अपनी बुक में क्वेश्चन देखिएगा। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 यहीं पर हिंट कर रहा हूं। एक काले बॉक्स से नेट फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब आउट हो रहा है, आउटवर्ड है। ये कितना है भाई, ये है आपका 8 × 10⁻³ 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतना आउटवर्ड हो रहा है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश, इसका मतलब आउटवर्ड हो रहा है, तो नेट आवेश कैसा होगा बॉक्स के भीतर, धन होगा भाई। धन आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर को निकलती है। आंसर आपका एक तो यहीं पर मिल गया। और वो आवेश कितना होगा, उस बॉक्स के अंदर कितना आवेश गिरा होगा, सीधे निकाल देना गॉस थ्योरम से। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से क्यू मिल जाएगा। बॉक्स के इनसाइड नेट जो चार्ज होगा पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि फ्लक्स आउटवर्ड हो रहा है,
तो इसका मतलब उसके अंदर नेट चार्ज धन होगा और उसको निकाल लोगे गाउस थ्योरम से। काले बॉक्स के अंदर इंक्लूड है वो। अच्छा, दूसरा बी पार्ट इसी का पूछ रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश है, नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब ये कह रहा है कि नेट जो बहिर्मुखी फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, शून्य है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई, इसके अंदर नेट धनावेश, नेट जो धनावेश है वो नहीं है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है जी, शून्य है। मतलब शून्य होने के दो अर्थ हो सकते हैं। क्या दो अर्थ हो सकते हैं? नंबर 1, या तो पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ही नहीं है, तब फ्लक्स नहीं निकल रहा है बाहर को। नंबर 1 तो यह अर्थ हो सकता है। नंबर दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि बॉक्स के इनसाइड आवेश हैं। कैसे आवेश है? कुछ धन आवेश है, कुछ ऋण आवेश है, परंतु जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, तो नेट आवेश क्या हो गया? 0। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहे हैं 18 वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन 18, 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र के ठीक 5 सेमी की ऊंचाई पर, ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर के सेंटर के ठीक ऊपर 5 सेमी की ऊंचाई पर एक आवेश रखा है। Q इज इक्वल टू, कितना आवेश रखा है? +10 माइक्रोकूलम, मीन्स 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम यह आवेश रखा हुआ है वर्ग के केंद्र से ठीक ऊपर 5 सेमी की ऊंचाई पर। इस वर्ग से गुजरने वाला, इस वर्ग यह है वर्ग। अब क्योंकि फ्लक्स निकालना है तो हमको गाउस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। गाउस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी तो इस ऐसा ही वर्ग यहां से, ऐसा ही यहां से, ऐसा ही यहां से, ऐसा ही यहां से, ऐसा ही यहां से, इसको इंक्लोज्ड करेंगे। क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा, क्यूब। वो आवेश, ये वाला आवेश क्यूब के अंदर बंद हो गया, घन के अंदर बंद हो गया। अब घन के होते हैं 6 वर्गाकार पृष्ठ, एक नीचे से, एक ऊपर से, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, एक दाएं, एक बाएं, एक लेफ्ट, एक राइट। तो 6 पृष्ठों से गुजरने वाला, किससे? 6 पृष्ठों से गुजरने वाले। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 10 सेमी भुजा के किसी घन के अंदर, 10 सेमी भुजा के घन की रचना करेंगे। उसके अंदर केंद्र से, वर्ग के केंद्र से प्रत्येक फलक से 5 सेमी की दूरी पर होगा ये आवेश, मतलब घन के अंदर हो गया जी। तो हम 10 सेमी भुजा के घन की एक रचना करेंगे, उस घन के अंदर ही आवेश है। तो उस घन के 6 पृष्ठ हुए। क्या? 10 सेमी घन, घन मीन्स क्यूब होता है, के 6 पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स। 6 कैसे पृष्ठ है? 6 वर्गाकार पृष्ठ है भाई, वर्गाकार पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। कितना? Q/ε0।
इसलिए एक पृष्ठ, एक पृष्ठ का मतलब वर्ग, वर्ग एक पृष्ठ बचेगा तो केवल एक साइड बचेगी, वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, फाई इज इक्वल टू 1/6 से इतना गुजर रहा तो 1 से अपॉन 6 कर दोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, क्यू की वैल्यू ये रखना, एप्सिलॉन नॉट वो 8.85 इंटू 10⁻12 रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इसको भी अपनी एनसीईआरटी बुक में करेक्ट करिएगा। 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर है। देखिए 18वां और 19वां सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा कहने का अर्थ अलग सा है। 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, किससे, 9 सेमी किनारे वाले घनी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस 2 माइक्रोकूलाम, ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला है भाई, क्यू बराबर कितना रखोगे, 2 × 10⁻6 कूलाम का आवेश किससे कवर कर दोगे, 9 सेमी भुजा के किसी क्यूबिक गॉसियन सरफेस से, घनाकार गॉसियन पृष्ठ से, उससे गुजरने वाले, इसको भी ठीक ऐसे ही निकाल दोगे। इससे नेट फ्लक्स पूछ रहा है, अब उसके 6 प्रश्न, 6 के 6 प्रश्नों से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इसका आंसर आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे घनी गॉसियन पृष्ठ से पूरे 6 प्रश्नों से पूछा है, कहीं इसमें 1/6 मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ से, पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स माइनस है भाई, माइनस, किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु हो गया भाई, ये बिंदु हो गया, इस बिंदु को केंद्र मानकर 10 सेमी त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच दिया भाई, इससे बद्ध विद्युत फ्लक्स है फाई बराबर कितना है भाई, फाई इज इक्वल टू -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम फ्लक्स दिया है। अब क्या कह रहा है ये, तो इससे विद्युत फ्लक्स इतना है, तो बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या की गोली गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का मान क्या होगा। देखो ये हमने कितने सेमी का था, 10 सेमी का था भाई, आर बराबर 10 सेमी का था। अब हमने इसका दुगुना कर दिया, हमने दुगुनी त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ को खींच दिया, कितने का, 2r का। यहां जो आवेश है वो तो उतना ही रहेगा भाई, कोई छोटा गॉसियन पृष्ठ मानो, उससे बड़ा मानो, उससे और बड़ा मानो, उससे और बड़ा मानो, तो नेट विद्युत फ्लक्स तो इतना ही रहेगा। गॉसियन पृष्ठ, आप गोलीय गॉसियन पृष्ठ को छोटा करें या बड़ा करें तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स उतना ही रहेगा, चाहे अंदर को आ रहा हो बल रेखाएं या चाहे बल रेखाएं बाहर को जा रही। दूसरा पूछ रहा है बिंदु आवेश का मान, फ्लक्स क्या, नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी है तो
दूसरा भाग इसका आवेश कितना, यहां पर कितना आवेश होगा, यहां पर माइनस आवेश होगा भाई। ध्यान रखिएगा माइनस के कारण क्या होता है, बल रेखा अंदर को, तो गाउस की थ्योरम लगा दीजिए, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया आपका, मान रख दीजिए, गुणा भाग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसको भी हिंट कर दे रहा हूं मौके। 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। क्वेश्चन नंबर 21, ये गोला है भाई, इसकी रेडियस दी है आर बराबर 10 सेमी मीन्स 0.1 मीटर। त्रिज्या का एक गोला है जिस पर आवेश पता नहीं है, इस पर आवेश हमको पता नहीं है, सपोज क्यों है। यदि गोले के केंद्र से, ये देखिए गोले के केंद्र से, चलिए इसको हम एक्स मान लेते हैं, 20 सेमी की दूरी पर विद्युत, यहां पर विद्युत क्षेत्र दिया है E इज इक्वल टू, दिया है कितना 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। त्रिज्यतः अंतर्मुखी है भाई, अंतर्मुखी है का मतलब यह आवेश नेगेटिव है, पहली बात तो ये समझ में आ गई आपकी, ठीक है। क्योंकि किसी बिंदु पर इस ऋण आवेश को इसके केंद्र पर मानोगे, ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की ओर, त्रिज्यता इनसाइड होगा, अभिलंबित होगा, त्रिज्यता अंतर की ओर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, गोले पर नेट आवेश कितना है भाई, गोले पर नेट आवेश क्या कर दोगे, देखो हमने गाउस के एक एप्लीकेशन करी थी, गोलीय कोष के कारण हमने विद्युत क्षेत्र बाहर निकाला था, पृष्ठ पर निकाला था और अंदर निकाला था। बाहर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना, मैं रफ हैंड करा रहा हूं, A इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का वर्ग x स्क्वायर। E दिया है, x दिया है, तो Q इज इक्वल टू आप निकाल दीजिए, मिल जाएगा आपको आंसर। हाँ? अच्छा, एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो दूसरे तरीके से, इस गोली ये जो छोटा गोली चालक है, इस पर अज्ञात आवेश है, इसको x त्रिज्या की गोली गॉसियन पृष्ठ से घेर दो, गाउस की थ्योरम लगा दो, क्या फ्लक्स E डॉट ds फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, उससे भी निकाल सकते हो आप, सिंपल इसी तरीके से निकाल दीजिए। E डॉट ds से निकालोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में परंतु आएगा इतना ही भाई, ये जो हमने रखा इतना ही आएगा लास्ट में, परंतु वो चार्ज क्या आएगा, माइनस में आएगा, ध्यान रखना माइनस में आएगा। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, परंतु इतना समय नहीं है क्योंकि ये लंबा लेक्चर होने जा रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 22, इसको भी रफ हिंट कर दे रहा हूं। 2.4 मीटर व्यास के एक समान चालक गोले पर आवेश का प्रश्न सिग्मा दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा दिया है 80 माइक्रोकूलाम पर 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसका व्यास दिया है 2.4 मीटर, तो रेडियस होगी 2.4 बाई 2 1.2 मीटर है। क्या है, एक समान आवेश से आवेशित गोला है तो ज्ञात करना है आपको क्या, गोले पर आवेश की मात्रा। तो ये तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है भाई, आवेश की मात्रा आ जाएगी Q बराबर सिग्मा A।
सिग्मा दिया हुआ है ए 4 पाई आर स्क्वायर कर दोगे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकल आएगा ये आवेश। पहला तो ये निकल गया भाई। दूसरा, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। अब ये गोला है, इस पर आवेश है, तो निर्गत फ्लक्स कैसा, ये आवेश कैसा आ रहा है भाई, इसने क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व का कोई साइन नहीं दिया है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, धन है, तो फ्लक्स कहां को निकलेगा, बाहर को। तो फाई इज इक्वल टू सीधे गाउस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, ये दूसरा भाग मिल के जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 इन दोनों को हमने डिस्कस करा हुआ है थ्योरी पे, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 24 ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। दो आवेशित प्लेटें हैं, इनसाइड आउटसाइड, धन आवेशित प्लेट के आउटसाइड, ऋण आवेशित प्लेट के आउटसाइड, और दोनों प्लेटों के इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई। आउटसाइड तो 0 होता है और इनसाइड क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 भी हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।